स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रीडिंग परीक्षा पे। प्रीवियस ईयर की इस श्रृंखला में आज हम देखेंगे 23 दिसंबर 2018 के पेपर का जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस। यह हमारा पार्ट 1 होगा। इसमें हमने 25 क्वेश्चन को ही कवर किया है और इसका नेक्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ थोड़े से एक्सप्लेनेशन के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी न हो, इसका ध्यान रखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को, जो इस प्रकार है। कंप्यूटर में पिंग कमांड का उपयोग है। ऑप्शन ए बिजली की आपूर्ति जांच करने में, ऑप्शन बी किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, ऑप्शन सी कंप्यूटर हार्डवेयर में किसी प्रकार की गलती का परीक्षण करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी नेटवर्क से संबंधित समस्याओं की जांच करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण की जांच करने के लिए। तो आइए देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थी कि इस क्वेश्चन का आंसर तो राइट ऑप्शन बी होना चाहिए था, लेकिन UPSSC ने इस क्वेश्चन को अमान्य घोषित किया था। आगे बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे कि परीक्षणों में किया जाता है? ऑप्शन ए बार कोड रीडर, ऑप्शन बी ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन सी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर पहचान, या फिर ऑप्शन डी टच पैड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, या जिसे ही हम OMR कहते हैं, जिसका जो फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर रिकॉग्नाइजेशन। बढ़ते हैं आगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। वे कागज़ पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन सी डेस्क जेट प्रिंटर, या फिर ऑप्शन डी लेजर प्रिंटर। ध्यान रहे क्वेश्चन में नहीं पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आइए जानते हैं एक्सप्लेनेशन। परिणामों तथा चित्रों को अस्थायी दस्तावेज के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। गैर प्रभाव वाले प्रिंटर प्रिंट के दौरान पेपर को स्पर्श नहीं करते, अपितु वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का प्रयोग करते हैं। डॉट मैट्रिक्स गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है, क्योंकि ये प्रिंट के दौरान कागज़ को स्पर्श करता है, जैसे कि रेलवे से निकलने वाले टिकट। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक गैर प्रभाव वाले, एक प्रभाव वाले, यानी कि एक छपने वाली चीज़ के संपर्क में आकर करते हैं और दूसरा एक बिना संपर्क में आए करते हैं। तो इस तरह से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है हमारा प्रभाव प्रिंटर है, यानी कि यह उसमें पेज पे टच होता है और टच होने के बाद ये प्रिंट करता है, जैसे कि रेलवे से निकलने वाले टिकट इत्यादि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन ए प्लाटर, ऑप्शन बी फैक्स मशीन, ऑप्शन सी साउंड कार्ड, या फिर ऑप्शन डी मॉनिटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि फैक्स मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन बी 80 घाट, ऑप्शन सी आगरा किला, या फिर ऑप्शन डी विक्टोरिया मेमोरियल। तो आइए देखते हैं। विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। 80 घाट भी वाराणसी में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आगरा का किला आगरे में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल उत्तर प्रदेश में नहीं, यह कोलकाता में स्थित है।
यह कोलकाता में स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन ताम्र चीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में लखनऊ, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में खुर्जा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मुरादाबाद। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स। उत्तर प्रदेश में स्थित मुरादाबाद जिला धातु कला, विशेषकर धातु निर्मित मूर्तियां, रंगीन ताम्र चीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ये तो हो गया मुरादाबाद। अब देखते हैं लखनऊ। लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ जरी और चिकन कुर्ते के लिए प्रसिद्ध है। खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है तथा वाराणसी डीजल इंजन कारखाने, गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मुरादाबाद। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? ऑप्शन ए लगभग 200 मिलियन, ऑप्शन बी लगभग 400 मिलियन, ऑप्शन सी लगभग 100 मिलियन, या फिर ऑप्शन डी 2.5 मिलियन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि लगभग 200 मिलियन। तो आइए जानते हैं 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुछ फैक्ट, जो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ चीज़ें को जानने का प्रयास करते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 200 मिलियन के आसपास है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो यह है लगभग 16.5%। कुल पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो यह आप देख लीजिए 10,44,80,510। कुल महिला जनसंख्या उसी तरह 9.5 करोड़ के आसपास है। राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले में पहला स्थान प्रयागराज का आता है। राज्य के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले में पहला स्थान श्रावस्ती का आता है। राज्य का जनघनत्व 829 पर वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 922 है। राज्य की कुल साक्षरता 67.7% है तथा साक्षरता दर के अनुसार देश में इसका स्थान 29वां है, यानी कि सबसे लास्ट पायदान पे है। पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। साक्षरता दर के अनुसार सबसे लास्ट में नहीं है, जबकि 29वां स्थान है। इसमें इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश को भी काउंट किया हुआ है। महिला साक्षरता दर 57.2% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार देश में स्थान 14वां है। राज्य के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले में पहला स्थान गाजियाबाद का आता है और न्यूनतम जनसंख्या जनघनत्व वाला जिला महोबा है। तो यह थे दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ फैक्ट्स। हमने जैसा आपको बताया था कि हमारी यह वीडियो 2 पार्ट में होगी, तो क्योंकि इसमें हम थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आपके पेपर से पहले ये फैक्ट बदलने वाले नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक के बारे में बात की जा रही है? ऑप्शन ए नृत्य यह संतुलन का एक कठिन कार्य है, जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लड़की के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। देखिए इसमें बताया गया है 108 तेल के लैंप को लेकर अपने सिर पे रखती हैं और नृत्य करती हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा की बात की जाती है। तो यह ऑप्शन हैं आपके चारकुला नृत्य, ऑप्शन बी ख्याल नृत्य, ऑप्शन सी रासलीला नृत्य, या फिर ऑप्शन डी रामलीला नृत्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चारकुला नृत्य में 108 तेल के लैंप लेकर नर्तकी नृत्य करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? ऑप्शन ए FCI,
ऑप्शन बी FDI, ऑप्शन सी SWC या फिर ऑप्शन डी CWC। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में नहीं बताना है। इसमें से 3 एजेंसियाँ ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल होती हैं, लेकिन एक है जो उनसे संबंधित नहीं है, वही आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि FDI उत्तर प्रदेश में अनाज भंडारण के लिए शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए चावल, गेहूं, अखरोट, जौ और मक्का। ऑप्शन बी चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। ऑप्शन सी चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और ज्वारी। ऑप्शन डी चावल, गेहूं, बाजरा और मक्का। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है जो उत्तर प्रदेश में उगाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का उत्तर प्रदेश की मुख्य फसलें हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ललित कला अकादमी छात्रवृत्ति कलाकारों को पुरस्कृत करता है, लेकिन इनमें से 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें ये पुरस्कार दिए जाते हैं और एक क्षेत्र ऐसा है जिनमें यह पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो हमें नहीं ही बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि ललित कला अकादमी फैशन डिजाइनिंग में कोई छात्रवृत्ति नहीं देती है। आइए जानते हैं ललित कला अकादमी के बारे में। ललित कला अकादमी भारतीय मूर्तिकला, सिरेमिक व कला इतिहास के क्षेत्र में छात्रवृत्ति प्रदान करती है। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में हुई तथा डॉक्टर संपूर्णानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मूर्ति कला के क्षेत्र में देती है, सिरेमिक कला के क्षेत्र में देती है, कला और इतिहास के क्षेत्र में देती है, लेकिन फैशन डिजाइनिंग में हम या नहीं देती है। हमसे नहीं ही पूछा था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? ऑप्शन ए वर्षाजनक, ऑप्शन बी शारदा सहायक, ऑप्शन सी रामगंगा या फिर ऑप्शन डी गंडक परियोजना। दोस्तों इस सीरीज में आपको 111 क्वेश्चन नंबर नहीं मिला होगा, क्योंकि वह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जो कि 2014-15 के करंट अफेयर्स से रिलेटेड था, इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्षाजनक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा, यानी कि आपसे पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को का उपनाम इनमें से कौन सा नहीं था, यही हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए चाणक्य बिल्कुल था, विष्णुगुप्त बिल्कुल था और कौटिल्य भी उन्हीं का नाम था, लेकिन समुद्रगुप्त उनका नाम नहीं था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? ऑप्शन ए अभिधम्म पिटक, ऑप्शन सी उपासका पिटक, ऑप्शन बी सुत पिटक या फिर ऑप्शन डी विनय पिटक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो पहले यही बनता है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो वह नाम है 3 फोल्ड बास्केट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि उपसका पिटक। यहाँ पे ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। उपसका पिटक नहीं कहा जाता है। पाली में जो 3 फोल्ड बास्केट्स हैं उनमें अभिधम्म पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक शामिल हैं। बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। 11वां या आखिरी सिख गुरु कौन थे?
ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु नानक या फिर ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 11वें या फिर आखिरी गुरु थे। आइए जानते हैं थोड़ा इनके बारे में। गुरु गोविंद सिंह आखिरी सिख गुरु थे। वह गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 5 जनवरी 1666 को पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के सैनिक संगत व खालसा पंथ के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये थे कुछ फैक्ट। आगे बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। यहाँ पे आपको कुछ लाइंस में एक जानकारी दी गई है और उस जानकारी से आपको उस राजवंश का पता लगाना है। तो यह पढ़ते हैं उस लाइंस को। पुष्पमित्र ने इस वंश की स्थापना की। ठीक है, पहला हिंट। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। ये रहा दूसरा फैक्ट। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्टीरियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के द्वारा ही लिखे गए हैं। तो देखिए, एक दिया गया है पुष्पमित्र ने उनकी वंश की स्थापना की, दूसरा दिया गया है बैक्टीरियन को हराया, तीसरा महाभाष्य इसी दौरान पतंजलि के द्वारा लिखे गए थे। तो यह इनमें से किस वंश की जानकारी देती है? ऑप्शन ए कण्व राजवंश, ऑप्शन बी दास राजवंश, ऑप्शन सी चोल राजवंश या फिर ऑप्शन डी शुंग राजवंश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि शुंग राजवंश। जानते हैं जैसा कि शुंग वंश की स्थापना पुष्पमित्र ने किया था। आगे बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? ऑप्शन ए पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल और जयपुर, या फिर ऑप्शन बी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ऑप्शन सी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ऑप्शन डी राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। आइए पहले इस क्वेश्चन का उत्तर जान लेते हैं, फिर जानेंगे उसके बारे में डिटेल्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अपने नियंत्रण में हर्षवर्धन ने लिया था। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। शासक हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, जिसमें सम्मिलित हैं पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशियन द्वितीय से पराजित होना पड़ा था। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हर्षवर्धन को किस शासक ने हराया था। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार जालंधर, कश्मीर, नेपाल तथा वल्लभीपुर तक कर लिया था। आगे बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए अबुल फजल अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक भी थे। तो यह कथन तो बिल्कुल सही है। राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे। नहीं, यही गलत है, क्योंकि राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं बल्कि सेनापति थे। क्या थे? सेनापति थे। हमसे गलत ही पूछा था, तो यही इसलिए यह क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले देख लेते हैं अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न कौन कौन से थे। एक बार एक नज़र उन पे देख लेते हैं। इसमें थे पहले थे अबुल फजल, सेकंड फैजी, थर्ड तानसेन, फोर्थ बीरबल, फिफ्थ राजा टोडरमल, अब 6 राजा मान सिंह जिनके बारे में हमसे पूछा गया था, 7 अब्दुल रहीम खाना, हकीम हुक्काला 8वें नंबर और लास्ट मुल्लाह दो पियजा। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं कि ये थे हमारे अकबर के दरबार के सुशोभित करने वाले नवरत्न। इनमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? ऑप्शन ए चक्रवात, ऑप्शन सी भूस्खलन, ऑप्शन बी बाढ़ या फिर ऑप्शन डी भूकंप।
इसको बांट कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि भूकंप। आइए जान लेते हैं भूकंप कैसे टेक्टोनिक प्लेटों से रिलेटेड है। भूकंप के आने का मूलभूत कारण टेक्टोनिक प्लेटों का संचलन है। ये भौगोलिक परिघटना सर्वाधिक उस स्थान पर घटित होती है जहां ये टेक्टोनिक प्लेटें आपस में मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका प्रमुख कारण प्लेटों के सीमांत पर इसकी अवस्थिति है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में जाना भूकंप और टेक्टोनिक प्लेटों का संबंध किस तरह से है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? वर्ल्ड में पूछा है। तो ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 48 या फिर ऑप्शन डी 6। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि 24। ऑप्शंस अगर इधर उधर हुए हैं तो उससे आप ये गलती मत मानिएगा, ये हमने जानबूझकर किया है, क्योंकि ऐसे भी ऑप्शन आजकल पूछे भी जा रहे हैं और ये आगे भी पूछे जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे केंद्रीय विद्यालय परीक्षा में ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिले थे। वो उनका कहना था कि हम बच्चों की प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चंस की व्याख्या के बारे में। पूरी दुनिया को कुल 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत में केवल एक समय क्षेत्र है। भारत में कितने समय क्षेत्र है? तो भारत में सिर्फ एक समय क्षेत्र है। वर्तमान में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश फ्रांस है, जिसमें कुल 12 समय क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? ऑप्शन ए 82.5 डिग्री ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, या फिर ऑप्शन डी 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो आइए जान लेते हैं अपने भारत के मानक समय मेरिडियन के बारे में। भारत का मानक समय मेरिडियन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश के नैनी, इलाहाबाद, प्रयागराज के पूर्व में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। तो ये हमने जाना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बारे में। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? ऑप्शन ए माउंट कंचनजंगा, ऑप्शन बी माउंट मैकालू, ऑप्शन सी माउंट नागतिब्बा, या फिर ऑप्शन डी माउंट नंदा देवी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि माउंट नागतिब्बा। आइए देखते हैं हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री में कौन कौन से पर्वत शिखर शामिल हैं। माउंट कंचनजंगा, माउंट मैकालू, माउंट नंदा देवी महान हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर हैं। इनके अन्य प्रमुख पर्वतों में माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, मनसालू, चोयाऊ या नंगा पर्वत व अन्नपूर्णा शामिल हैं। तो यह हमने देखा कि यह हमारे जो पर्वत शिखर हैं वो महान हिमालय या हिमाद्री में शामिल हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी कम्बे की खाड़ी या खंभात की खाड़ी, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी, या फिर ऑप्शन डी अकाबा की खाड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि अकाबा की खाड़ी भारतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। कच्छ की खाड़ी भारतीय क्षेत्र में शामिल है, खंभात की खाड़ी भी शामिल है और मन्नार की खाड़ी तो शामिल ही शामिल है। आइए देखते हैं अकाबा की खाड़ी कहाँ पे स्थित है। कच्छ, खंभात और फिर मन्नार की खाड़ियाँ भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, जबकि अकाबा की खाड़ी लाल सागर के उत्तरी भाग में, सिनाई प्रायद्वीप से पूर्व में तथा अरब सागर की मुख्य भूमि से पश्चिम में स्थित है।
तो यह थी अकाबा की खाड़ी की स्थिति। चलते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? ऑप्शन ए बुल्गारिया, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी बेनिन या फिर ऑप्शन डी घाना। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा देश यूरोपीय देश है, यानी कि कौन सा देश यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं बुल्गारिया की स्थिति कहाँ पे है। तो हम मैप में आपको दिखा रहे हैं कि जो बुल्गारिया है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे येलो पार्ट में दिखाया गया है, यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और उसका यहाँ पे जूमिंग पार्ट दिखाया गया है। तो बुल्गारिया के बगल में देखिए रोमानिया है, इधर ग्रीस है, इधर टर्की है, इधर सर्बिया है। तो ये रहा बुल्गारिया की स्थिति। इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, हमने आपको अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है, जिसमें हमने मैप, थियोरी, पार्ट्स को भी लिया है और फैक्ट और कुछ आंकड़े भी लिए थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सेशन को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारी रिकॉर्डेड वीडियो किसी भी समय पे आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अंत में आपका थैंक्स।